अभी तक वो नहीं आई है। अनुष्का को व्हाट्सएप करते हैं पहले। पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ था, याद है ना सारा? आवाज जा रहा है? आवाज सारा पहुंच रहा है ना? हाँ, तो बोल रहे थे पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ है, याद है? पीछे एक बार देख लो या फिर अगला टॉपिक शुरू करना है। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन में और कहीं समस्या है? क्वेश्चन देखी सारा? सब करवा दिए थे उसको, प्रिया को। एक बार सारा क्वेश्चन देख लेना, लगभग लिखवा भी दिए हैं डिफरेंस वगैरह। हाँ, देख लेना है। प्रिया लगता है म्यूट म्यूट के लिए है। और पीछे समस्या है तो बोलो। प्रिया बोल रहा है पीछे वाला सारा हो गया, और समस्या है कहीं? हाँ, सारा ठीक है, उसको भी दे देना सारा। हाँ, तो ले लेना फिर, क्योंकि आगे अब शुरू करेंगे कहीं और भी दोनों चैप्टर में रिवीजन करवाना है तो बोलो। दोनों चैप्टर में और कुछ बचा हुआ है जो छूटा हुआ है, नहीं तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। कल से सोच रहे हैं कि इसको स्टैंड पर फिक्स कर देंगे। आवाज तो स्पष्ट जाता ही है, आवाज स्पष्ट जाता है ना? हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आवाज वगैरह का। तो सोच रहे हैं कि सामने देखो बोर्ड लगा हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे कि एडजस्ट कर देंगे, स्टैंड पर लगा देंगे, और उसके बाद जहां जहां लगेगा तो व्हाइट बोर्ड भी है, इसमें सारा व्यवस्था है। तो आज एक बार देख लेते हैं, पीछे से रिवीजन मार दें और एक बार, या आगे शुरू करें? जैसा सही लगे। तो हम एनसीईआरटी खोले हुए हैं, एक एक करके शुरू पेज से वो देखते चल जाते हैं। तुम भी लोग भी देखते चल जाओ, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। लाइफ स्पान के बारे में
तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है, तो जहां से हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है वही क्या कहलाता है, लाइफ स्पान कहलाता है। डेथ तक, बर्थ किसी भी तरह का हो सकता है, तो नेचुरल डेथ तक जो है टोटल पीरियड क्या कहलाएगा, लाइफ स्पान कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अलग अलग क्रिएचर्स का लाइफ स्पान जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए लाइफ स्पान का पूरा चार्ट हम लोग पढ़े, जिसमें देखे कि कुछ तो जैसे कि बटरफ्लाई है, वो मात्र कितना दिन, तो 2 वीक तक ही ये लाइव रहता है। इसी तरह से टॉर्टवाइज है ना, तो वह 150 साल 300 साल तक भी ये लाइव रह सकता है बेहतर तरीके से। इसके अलावा क्रो है, एनसीईआरटी वाला सारा देख रहे हैं। क्रो है तो 15 ईयर तक है ना। डॉग है तो डॉग 20 से 30 ईयर तक लाइव रहता है। तो रोज है तो यह 15 ईयर तक बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकता है। एलिफेंट है 65 से 70 ईयर तक रहता है। पैरोट है, लिखा हुआ है ये 140 ईयर तक अलाइव करेगा। काऊ है तो 15 से 17 ईयर तक। ठीक है सारा। उसके बाद है हॉर्स है 60 ईयर तक है। फ्रूट फ्लाई है 1 ईयर है ना, 2 ईयर इसी तरह से लाइव रहता है। क्रोकोडाइल है 60 ईयर। और जितना सारा सीजनल प्लांट है, सीजनल का मतलब हुआ राइस प्लांट है, व्हीट है, मैज है ना, मैज है, तो ये सब जो है वो 3 से 4 मंथ तक अलाइव रहते हैं। इसके बाद देखो एक तो तुम्हारा शुगर केन है, तो शुगर केन का लाइफ स्पान जो है 15 मंथ से 18 मंथ तक होता है, उतना दिन तक वो सरवाइव करता है। और बाकी बनियन ट्री है 200 ईयर, पीपल ट्री है 300 ईयर। इस तरह से हमारा लाइफ स्पान सारा हम लोग देखते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन वर्ड है पेज नंबर 3 पर। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो री अगेन है ना, प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी क्रिएचर्स क्या करता है, अपने जैसे लिविंग को क्रिएचर को बर्थ करता है ना, या फिर एग ले करता है, दोनों तरीके से। और वो पूरे सरवाइव करते हैं अर्थ पर। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी स्पीसीज जो है अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करता है इस अर्थ पर। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, इसका मोड अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली में क्या है कि कोई भी क्रिएचर्स जो है वो क्या करेगा, सिंगल पेरेंट ही एबल होगा न्यू क्रिएचर को क्रिएट करने। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएंगे, इसके लिए किसी भी तरह के गैमेट फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही क्या होता है, हैप्लॉइड सेल यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा इसमें एसेक्सुअल में गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा। दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि नीड होता है गैमिट फॉर्मेशन का। जब भी दो क्रिएचर्स आपस में मीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे, और गैमिट मेयोसिस के द्वारा फॉर्म होगा, और फिर इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या साइनगेमी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है कि न्यू क्रिएचर्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना। वो किस रूप में, जाइगोट के रूप में। जाइगोट आगे डिवाइड करता जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे डेवलप करेगा। तो एम्ब्रियो या तो हो सकता है, अगर प्लांट रहा तो एम्ब्रियो सीड का फॉर्म लेगा, या एनिमल रहा तो यह एम्ब्रियो जो है वो आगे चल करके यंग का फॉर्मेशन करेगा, फोइटस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से सेक्सुअल मोड होता है। अब है हमारा एसेक्सुअल मोड में कितना सारा मोड है, इसको देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो है वो क्या है, बाइनरी फिजन। तो बहुत ही माइन्यूट क्रिएचर में, यूनिसेलुलर क्रिएचर्स में बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। बाइनरी फिजन में कोई भी क्रिएचर्स जो है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के अपने बॉडी को 2 इक्वल हाल्फ में बांटेगा, और दोनों इक्वल हाल्फ में क्या रहेगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा।
और ये न्यूक्लियस भी नए क्रिएचर का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि हमारा बाइनरी फिजन जो है इसमें हम हर हालत में दो ही क्रिएचर्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो अमीबा है, पैरामीशियम है ना, प्लाज्मोडियम है, ये सबको याद रखना है बाइनरी फिजन। अमीबा बाइनरी फिजन को कंप्लीट करता है। इसके अलावा अमीबा जो है वो कर सकता है मल्टीपल फिजन को। अमीबा बाइनरी फिजन किस कंडीशन में करेगा, तो बाइनरी फिजन अगर फेवरेबल कंडीशन रहा, यानी कि अमीबा जिस पॉन्ड में रह रहा है एप्रोप्रिएट अमाउंट में वह वाटर है ना, फूड का स्कार्सिटी नहीं है, उस कंडीशन में वह बाइनरी फिजन को परफॉर्म करेगा। हार्श कंडीशन आया, समर सीजन आया, सारा पानी सूख गया, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, तो पहले सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। सिस्ट क्या है, तो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर है, और ये क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उस कंडीशन में वह उस कंडीशन में भी एलाइव रहेगा, लेकिन उसका न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा और वह ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेगा। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा, ये जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवर बना था वह ब्रस्ट कर जाएगा और न्यू क्रिएचर बन जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक तो कॉल है दिल। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना सारा मोड है उसमें ये चीज याद रखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो क्लोन होगा। क्लोन का मतलब क्या हुआ कि यह ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड से बनने वाले ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों रूप से क्या होंगे, सिमिलर होंगे पेरेंट के। ठीक है, व्हाट इज क्लोन का डिफाइन भी हो गया, और यह भी पता चल गया कि एसेक्सुअल मोड से जितने सारे क्रिएचर बनेंगे वो क्या होंगे, क्लोन। और क्लोन का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, उसके बाद हमारा है बहुत सारा पढ़ाए थे। बाइनरी फिजन के बाद है कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में हम लोग देखे थे क्या, तो कोनिडिया फॉर्मेशन में देखे थे कि ये जनरली जो होता है वो कहाँ होता है, स्पंज में होता है। सॉरी, कोनिडिया फॉर्मेशन जनरली जो होता है फंगस ग्रुप में होता है, और फंगस ग्रुप में क्या है, तो फंगस ग्रुप में पेनिसिलियम है और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या होता है, हाँ पेनिसिन और भी है, बहुत सारा फंगस है। तो इस फंगस ग्रुप में क्या होता है कि इसका बॉडी के बारे में तो हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, हाइफी कहते थे, है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था, हाइफी था। हाइफी को सभी हाइफी को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता था, माइसेलियम कहते थे, और इसी के ऊपर छोटा छोटा स्पोर का फॉर्मेशन होता था, उस स्पोर को ही कोनिडिया कहा जाता था। और जैसे ही ये नीचे बिखर के गिरते थे तो क्या बनता था, नया फंगस का माइसेलियम या हाइफी का फॉर्मेशन होता था। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी फिजन को कोनिडिया फॉर्मेशन को देखे। इसी तरह से है एक गेमूल्स फॉर्मेशन। तो गेमूल्स फॉर्मेशन में भी लगता है कि वो बिल्कुल अमीबा का सिस्ट फॉर्मेशन की तरह ही यह भी घूम के गोल हो जाता है, और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवाइड होते जाते हैं, और डिवाइड होकर के जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये भी बिखर करके क्या करेगा, ढेर सारा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा, फट जाएगा और ढेर सारा ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये था तुम्हारा गेमूल्स फॉर्मेशन। किसमें है, तो गेमूल्स जी से शुरू होता है। गेमूल्स एनसीईआरटी पेज नंबर 6 में देखेंगे
देखेंगे डी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है ना। हाँ स्पंज ही कर रहे हैं, स्पंज नहीं बोले, हाँ स्पंज में ही देख रहे हैं कि डी देख रहे हैं ढेर सारा न्यूक्लियस जो है, पहले तो स्पंज का अलग अलग साइज होता है और यहाँ घूम करके क्या हो गया, गोल हो गया, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता चला गया और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये बर्स्ट कर जाएगा और ढेर सारा बन जाएगा, है ना। इसी तरह से है कोनिडिया, ये क्या कहते हैं हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस था, बडिंग। हाँ बडिंग में क्या था कि बॉडी के ऊपर ढेर सारा, एक मिनट आज भर डिस्टर्ब, हाँ तो कोनिडिया फॉर्म क्या कह रहे थे, कोनिडिया ना, बर्ड बर्ड फॉर्मेशन है ना। तो बर्ड फॉर्मेशन में क्या था कि हाइड्रा वगैरह में देखे थे कि बर्ड फॉर्मेशन होता था, बॉडी के ऊपर से ढेर सारा क्या होता था, आउट ग्रोथ निकलता था और ये आउट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ के इसमें न्यूक्लियस मिल जाता था और न्यूक्लियस मिलने के बाद ये किसे बदल जाता था, तो नए ऑर्गेनिज्म बदल जाता था। तो तुम्हारा बर्डिंग में पूछेगा तो बर्डिंग में दो एग्जांपल ले लेना है, एक तो हो गया तुम्हारा क्या, तो हाइड्रा हो गया और दूसरा क्या, ईस्ट, है ना। ये दोनों में क्या होता है, बर्डिंग फॉर्मेशन होता है, बर्ड बनता है और बर्ड से ही नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस तरह से था बर्डिंग, ये माइसेलियम पतला पतला धागा इस तरह से निकलेगा और इसी के ऊपर याद आ रहा है ना सब, इस तरह से स्पोर बनेंगे, दिख रहा है। ठीक है, बोलना है, हेलो, अभी रुक के आ रहा है, अच्छा आप तो ठीक जा रहा है। ये जो डायग्राम बनाए हैं, हाँ ये डायग्राम जो बनाए हैं, थोड़ा बहुत तो नेटवर्क में दिक्कत होता ही है, फिर भी स्पष्ट है, दूसरा ऐप से स्पष्ट है ज्यादा ना। ये डायग्राम किसका है, कोनिडिया फॉर्मेशन का या बर्डिंग का, डायग्राम समझ में आ रहा है ना, फिर से बनाएं। ये डायग्राम किसका था है? नहीं है तो बोलो ना, नहीं पता, याद आ रहा है, कोनिडिया, हाँ वही तो पूछना था, है ना। ये डायग्राम जो है कोनिडिया फॉर्मेशन का, अगर बर्डिंग कहा जाएगा तो बर्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये हाइड्रा बनाए, हाइड्रा है ये, और हाइड्रा में यहां से इस तरह से क्या निकल रहा है, बर्ड्स निकल रहा है, धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियस पहुंचेगा और फिर इस तरह से इसका टेंटिकल्स निकलेगा और फिर यहाँ से सेग्रीगेट हो जाएगा और एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये है। उसके बाद आगे बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन, एक क्या था, फ्रेगमेंटेशन था। फ्रेगमेंट्स में क्या होता था कि ऑर्गेनिज्म ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते थे और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता था। तो ये किस में था, फ्रेगमेंटेशन और रीजन, हाँ और रीजनरेशन, दोनों में ही, हाँ और ये फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरन, ठीक है कि याद हो गया। तो इस तरह से, इसके अलावा हम लोग देखे थे कि ये सेक्सुअल मोड अगर होता है प्लांट में, तो प्लांट में सेक्सुअल मोड को हम लोग क्या कहते थे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते थे, है ना। प्लांट में एसेक्सुअल मोड को क्या कहा जाता था, जहां रुकेगा आवाज बोलना है कि आवाज रुक रहा है, कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते थे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते थे। और प्लांट जिस वे से प्रोपागेट करता था, नए क्रिएचर को बनाता था, उसको क्या कहते थे, वेजिटेटिव प्रोपागुल्स कहते थे, है ना। वेजिटेटिव प्रोपागुल्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, हाँ हाँ ट्यूब, हाँ राइजोम्स, ठीक है। तो ये सब हमारा था और इसमें हम लोग बल्ब जो था एग्जाम्पल था किसका, तो आई किसका था, पोटैटो का, है ना। राइजोम एग्जाम्पल किसका है, जिंजर का है, जो एनसीईआरटी है कम से कम उसको याद रखेंगे।
राइजोम जिंजर का सब लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पर। हाँ, बल्बिल है किसका, एगेव का। और लीफ से रिप्रोड्यूस करने वाले एक प्लांट का नाम ब्रायोफाइलम हो गया, है ना, वह लीफ से रिप्रोड्यूस। हाँ, उसके बाद ऑफसेट जो है वह एग्जाम्पल किसका है, वाटर हाइकिन्स का। इतना जरूर याद रखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागुल्स प्लांट में कौन कौन। उसके बाद है हमारा आगे एक चीज, प्लांट में क्या होता है कि जैसे हम लोग गन्ना ले रहे हैं, ये गन्ना है, तो गन्ना में ये दो चीज देख रहे हैं हम लोग, इतना से इतना दूर का प्लेस जो है, यहां से यहां तक, ये वाला क्या कहलाता है, इस हिस्सा को क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है ना। इस हिस्सा को इंटरनोड कहते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, नोड। बात समझ में आ रहा है कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो गैप है ना, वो गैप क्या कहलाएगा, वह गैप कहलाएगा इंटरनोड। और वह जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर है, उस गांठ जैसे स्ट्रक्चर को नोड कहेंगे। याद रखना है कि नए लीफ या फिर नया बर्ड, जो भी चीज होगा वो ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, तो इसी प्लेस से करेगा, यानी कि इंटरनोड वाले जगह से। बहुत सारे प्लांट में, जैसे गन्ना में तो हम लोग देख लिए, लेकिन बहुत सारे प्लांट में ये दिखाई नहीं देता है। जैसे तुम्हारा हो गया बरगद, बनियान का ट्री है, और बहुत सारा प्लांट है, मैंगो है, तो इस सब में दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद भी वहां जहां पर से भी ब्रांच निकल रहा है, हम लोग समझेंगे कि वही जगह है जहां से हमारा, वही जगह है जहां पर नोड प्रेजेंट है ना। मतलब जो नोड और इंटरनोड वाला, नोड वाला प्लेस है, वहीं से ब्रांचिंग होगा, लीफ निकलेगा, या कुछ भी नया चीज ओरिजिनेट करेगा। उसके बाद है, हम लोग चलते हैं अगला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा लिया, और पैदा लेने के साथ ही क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देगा। ठीक है, सही है। अभी अच्छा छूटा, तो इसको अब देख लेते हैं। पहले बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है पैदा हुआ और नए क्रिएचर को क्रिएट कर देगा। सही है, सोचना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होने सबसे पहले क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जाएगा कहाँ, जुवेनाइल फेज में, है ना। कहाँ जाएगा, जुवेनाइल फेज में, यानी कि मैच्योरिंग फेज में। और उसमें वो मैच्योरिटी को गेन करेगा। जब मैच्योर हो जाएगा तभी नए क्रिएचर को वो बना सकता है ना। ठीक है, तो यानी कि मैचुरेशन रिप्रोडक्शन से पहले जो फेज आएगा वो क्या कहलाएगा, जुवेनाइल फेज कहलाएगा, मैचुरेशन फेज कहलाएगा, या फिर उसी को वेजिटेटिव फेज कहो, है ना, जिसमें वो ग्रोथ करेगा और मैचुरेशन को गेन करेगा। ठीक है, तो इससे पहले छूटा हमारा क्या, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। टिश्यू कल्चर में क्या था कि हम लोग प्लांट का जो भी हिस्सा टिश्यू कल्चर के लिए लेते, उस हिस्से को क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहा जाता है ना। जिस हिस्से को हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए लेंगे उसको क्या कहा जाएगा, एक्स प्लांट कहा जाएगा। तो टिश्यू कल्चर क्यों, टिश्यू कल्चर एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना सीजन के, है ना, बिना किसी तरह के सीड के नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है। साथ में टिश्यू कल्चर के द्वारा हम लोग हाइब्रिड वेराइटी को डेवलप कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के द्वारा हाइब्रिड वेराइटी डेवलप हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं उस समय नए जीन को ऐड कर देते हैं, तो नए जीन के ऐड होने से क्वालिटी जो है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा टिश्यू कल्चर का इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग देखते हैं क्या, टिश्यू कल्चर के लिए जो पार्ट लिए उसे क्या कहा गया, एक्सप्लांट कहा गया। और एक्सप्लांट के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर सारा न्यूट्रिएंट उपस्थित रहेगा प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट होता है, उस न्यूट्रिएंट को दो नाम से जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ एक सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में एक सॉल्यूशन बनाएंगे इस न्यूट्रिएंट का। और फिर जो हम लोग एक्सप्लांट लिए, सॉल्यूशन पानी है, और पानी में हम लोग क्या किए, मैग्नीशियम है, जिंक है, कोबाल्ट है ना, ये सब जो प्लांट को चाहिए, नाइट्रोजन है, वो सबको ऐड कर दिए, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं सॉल्यूशन में। अब ये जो टुकड़ा यहाँ लिए हैं ब्लैक कलर वाला, ये टुकड़ा जो है वो क्या है, एक्सप्लांट। जैसे ही इसके अंदर डालेंगे
तो थोड़ा सा हार्मोन का तो प्रेजेंस यहाँ जरूरी है। हम जानते हैं कि प्लांट के हार्मोन के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, तो ऑक्सिन चाहिए और जिब्रेलिन चाहिए, है ना। तो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन ये सब है, तो हम लोग इसको यहाँ डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही डालेंगे तो ये तेजी से ग्रोथ करने लगेगा और ढेर सारा क्या बना देगा, ढेर सारा ये बना देगा टिश्यू का क्लस्टर, है ना। अब टिश्यू का क्लस्टर क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो इस टिश्यू के क्लस्टर को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कैलस, है ना। इस क्लस्टर को क्या कहेंगे, कैलस कहा जाएगा। ठीक है। अब ये कैलस को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद उसको फिर दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे। दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमारा ले लिए। अब इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में उसको काट लिए हैं। अब इसमें ऑक्सिन जिब्रेलिन हार्मोन को डाल दिए हैं। अब ये टुकड़ा से इस तरह का ग्रोथ होने लगेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह का जो ग्रोथ है, समझ रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है सूट सिस्टम को बनाने वाला है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो रूट सिस्टम को बनाएगा। तो यहाँ पर ढेर सारा हमारा जो नया चीज बना है, इसको क्या कहा जाएगा, प्लांटिलेट्स कहा जाएगा। अब ये प्लांटिलेट्स को यहाँ से निकाल करके हम लोग डाल देंगे जमीन के अंदर, तो हमारा नया पौधा ग्रो हो जाएगा, है ना। तो ये टिश्यू कल्चर है। ठीक है, समस्या नहीं है इसमें। अब बढ़े आगे। ठीक है, हाँ बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्लांट में हम लोग पढ़े थे, क्या फ्लावरिंग के बारे में देखे थे कि बहुत सारा प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग का एक पीरियड होता है ना। कुछ जो है सीजनली फ्लावर लगाते हैं, हर साल उसमें फ्लावर आता है। और कुछ प्लांट में क्या है कि लाइफ स्पान में पूरा एक ही बार फ्लावर आता है, या फिर एक निश्चित पीरियड, लंबा पीरियड के बाद एक बार फ्लावर आता है। जैसे कि हमारा बैम्बू ट्री था, है ना। तो बम्बू में क्या था कि 50 से 100 ईयर के बीच में एक बार फ्लावरिंग आता है। उसी तरह से हमारा एक था नील कुरंजी कुंथियाना, जिसका साइंटिफिक नेम था एस्ट्रोबाइलस। नील कुरंजी खाली नाम था इसका, एस्ट्रोबाइलस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नेम था। तो इसमें क्या था, तो इसमें था कि ये फ्लावरिंग जो था 12 ईयर के बाद करता था, है ना। और 12 ईयर के बाद इसमें फूल लगता था। किस कलर का फूल लगता था, नीला कलर का फूल लगता था, ये सब हम लोग पढ़े थे। अब दो साइकिल था, एक ओएस्ट्रस साइकिल था और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था, है ना। दोनों के बारे में बता चुके हैं। साइकिल में किस तरह की ब्लड लॉस होता था, है ना। बिल्कुल नहीं, कट कट के आ रहा है। दोनों के साथ यही समस्या है कि एक के साथ है, दोनों के साथ समस्या है। हाँ थोड़ा बहुत तो कटेगा, आवाज जैसे तेज हो जाता है स्पीड तो आवाज कटता है। थोड़ा थोड़ा कटेगा। तो आगे यहाँ तक हम लोग स्ट्रेस और नेचुरल साइकिल देख लिए, है ना। उसके बाद क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीनों इवेंट को हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीनों इवेंट में क्या क्या था, कितना इवेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है ना। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट, पेज नंबर 10। ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो काम होना है, पहला गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन में दो काम होना है, पहला गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसफर। ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाएगा, और गैमेट ट्रांसफर के प्रोसेस को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देंगे। जैसे प्लांट में है तो उसको पॉलिनेशन कहेंगे, है ना। एनिमल में है उसको इंसेमिनेशन कहेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन में। तो पॉलिनेशन के बारे में तो हम लोग देखें। तो यहाँ पर जो गैमिट है, गैमिट फॉर्मेशन को गैमिटोजेनेसिस, अगर मेल के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल के अंदर हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, oogenesis। हाँ,
ठीक है। अब गैमेट क्या हो सकता है क्रिएचर का, या तो एक जैसा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है अलग अलग। अगर एक जैसा हुआ, सिमिलर दोनों हुआ, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल याद रखना है कि इसका दोनों का गैमेट क्या होता है, एक जैसा होता है, तो यह होमोगैमेट या आइसोगैमेट के नाम से जाना जाएगा। अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या हो, डिफरेंट हो, उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोगैमेट कहा जाएगा या एन आइसोगैमस कहा जाएगा। मेल में गैमिट को अगर ह्यूमन है या फिर डेवलप क्रिएचर है तो उसमें स्पर्म कहा जाता है। अगर क्रिएचर इल डेवलप है उस कंडीशन में इसके गैमिट को क्या कहा जाता है, एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। मेल गैमिट का चर्चा हो रहा है, मेल गैमिट को क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं लोअर क्रिएचर में, और हायर क्रिएचर में इसको क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। फीमेल गैमिट ये या ओभम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अगर मेल और फीमेल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं या बायसेक्सुअल कहते हैं या मोनोसियस। एक ही क्रिएचर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों गैमेट अगर प्रेजेंट हो या दोनों सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट हो तो होमोथैलिक, है ना, मोनोसियस या बायसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। हेट्रोथैलिक या डायोसियस, अगर अलग अलग क्रिएचर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिक या डायोसियस। ठीक है। अगर प्लांट है, प्लांट में सिर्फ एक ही पार्ट सिर्फ अस्टामेन प्रेजेंट है, मेल प्लांट में मेल फ्लावर प्रेजेंट है या मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको अस्टामिनेट कहेंगे। अगर फीमेल है, एक फीमेल प्लांट है और उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहा जाएगा। ठीक है। एनिमल के लिए एक वर्ड यूज होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हुआ कि उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते, है ना। तो इस तरह के क्रिएचर में कौन कौन हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अभी ठीक है आवाज? ठीक। आगे है मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से भी परिचित है। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि वैसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितना होना चाहिए, रियल नंबर ऑफ क्रोमोजोम का हाफ हो, है ना। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर 46 होना चाहिए। अगर किसी सेल के अंदर मात्र 23 है उस कंडीशन को हैप्लॉइड कहा। ठीक है। और अगर ह्यूमन है, होना चाहिए 46 और ऑर्गेनिज्म के अंदर है भी 46, उस कंडीशन को डिप्लॉयड कहा जाएगा। उसी तरह से एक वर्ड है मियोसाइट, आगे नीचे देखेंगे कि मियोसाइट एक दिया हुआ है कि मियोसाइट किसे कहते हैं, पेज नंबर 11 लास्ट में, लास्ट 2 लाइन। तो उसमें क्या कह रहा है कि मियोसाइट किसको कहते हैं, तो मियोसाइट वैसे सेल को कहते हैं जिसमें मियोसिस की क्षमता, है ना। तो खास तौर से जेनरेटिव सेल जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, उस सेल को ही क्या कहते हैं, मियोसाइट सेल कहते हैं। यानी कि वैसा सेल जो गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है वैसे सेल को मियोसाइट सेल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि मियोसाइट कहाँ मिलेगा सर, तो मियोसाइट सेल जो है जैसे ह्यूमन है तो उसके टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, फीमेल है तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा जो कि ओवम का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है। तो ये मियोसाइट सेल। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो दो चीज याद रखना है, यहाँ नीचे पेज डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है दो प्लांट का मार्केंसिया का डायग्राम दिया हुआ है सबसे नीचे ग्रीन कलर में। तो मार्केंसिया जो है इसको लिवर वर्ट भी कहा जाता है ना, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है ये। एम्फीबियन वैसे को कहा जाता है जो प्लांट पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकते। तो ये प्लांट किंगडम का ये कह सकते हैं एम्फीबियन है, लिवर बर्ड। इसी का लिवर बर्ड का एक स्पीसीज तुम्हारा है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया प्लांट के में क्या हम लोग देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों जो है वो सेपरेट होता है। प्लांट है और अलग अलग पर क्या बनेगा, मेल किसी पे बनेगा किसी पे फीमेल पार्ट बनेगा। तो एक को कहा जाता है जो फीमेल पार्ट है उसको आर्चिगोनियोफोर, वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर निकला हुआ है उस स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियोफोर कहा जाएगा। और मेल वाला पार्ट जो निकलेगा उसको एंथ्रिडियोफोर कहा जाएगा, ये याद रखना है।
उसी तरह से कॉकरोच के बारे में याद रखना है, दे दिया यहाँ, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉकरोच जो है वह मेल और फीमेल इसमें क्या होता है, सेपरेट होता है। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इसको एक साइड से बना लेना है, जहां दिक्कत होगा पूछना है, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 13 जो है ना, ह्यूमन बींग्स में एक तरफ दिया है 2n और n, है ना। तो 2n में 46, तो n में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई का 2n 12 दे रहा है, ठीक है, बोलना है। हाउस फ्लाई में 2n 12 दे रहा है, तो n कितना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ट को इस तरह से देख लेना। देखो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है इस चार्ट में, है ना, ओफियोग्लोसम है, फर्न का प्रजाति है, और इसके हैप्लॉइड में कितना है, 613। तो डिप्लॉइड में हो जाएगा, तो 600 सीधे हो गया 1260, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट है। फिर गैमेट ट्रांसफर को आगे देखना है। तो गैमेट ट्रांसफर में देख ही लिए, अगर प्लांट के अंदर गैमेट ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहेंगे। और एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे आगे अगला चैप्टर में इंसेमिनेशन कहा जाएगा इसको। तो इस तरह से पोलिनेशन हम लोगों को पढ़ना है। पोलिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गया था। पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और फीमेल पार्ट, है ना। तो ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन 3 तरह का हम लोग देख लिए थे, है ना। पॉलिनेशन ऑटोगैमी, जेनोगैमी, गाइटोगैमी, तीनों को पढ़ना है। एक में क्या था, ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर से उसी पर, है ना। ऑटोगैमी, गाइटोगैमी, गाइटोगैमी में फ्लावर चेंज हो जाएगा, और जेनोगैमी में प्लांट ही चेंज हो जाएगा, बस स्पीसीज को चेंज नहीं करना, है ना। स्पीसीज सिमिलर रहेगा। अगर सरसों का पॉलन ग्रेन है तो नेक्स्ट सरसों के प्लांट पर ही वो पहुंचेगा, ठीक है। अगला है, ये प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। तो यह तो डिपेंड करता है कि क्रिएचर किस तरह का है। फर्टिलाइजेशन 2 तरह का हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट जो है इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जैसे कि फ्रॉग हो गया, सर्टेन तरह का रेप्टाइल्स है, और फिश है। तो ये सब जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही फ्यूजन होता है। और यहाँ पर याद रखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि दोनों का स्पॉइल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करेगा। कहाँ, तो इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन। एक इसी में है पार्थेनोजेनेसिस शब्द। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि अगर एनिमल, पार्थेनोकार्पी एक वर्ड था, पार्थेनोकार्पी, और दूसरा वर्ड आ रहा है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोकार्पी हम लोग यूज करते थे प्लांट के लिए, और पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एनिमल के लिए यूज करें। तो कुछ में कहा जा रहा है कि कुछ एनिमल में भी ऐसा होता है, जैसे रोटी फर्स है, हनी बी है, इसमें लिजार्ड है, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही, बिना डेवलपमेंट के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो है वह स्वतः डेवलप हो जाएगा और नया क्रिएचर को बना लेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में याद रखना है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है इसमें फीमेल पार्ट यानी कि फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज में हमको ये याद रखना है कि इसका जो एग होगा वो हैप्लॉइड नहीं होगा। अगर हैप्लॉइड होगा तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे एक लिजार्ड के लिए 12 क्रोमोजोम होना चाहिए, सर मान लिए, सपोर्ट किए कि 12 क्रोमोजोम अगर होगा तो ही लिजार्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पर गैमिट बनता लिजार्ड में और वह गैमिट होता तो 6 क्रोमोजोम उसमें होता, और 6 क्रोमोजोम के एग को छोड़ दिया जाता बिना फर्टिलाइजेशन के, तो क्रिएचर बनेगा। तो वह लिजार्ड हो सकता है। लिजार्ड बनने के लिए क्या चाहिए, 12 क्रोमोजोम चाहिए, मान रहे हैं। तो और यहाँ पर उसको मिल कितना रहा है, 6 क्रोमोजोम। इसलिए याद रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस जहां होगा वह एग जो होगा वह 2n होगा, है ना, हैप्लॉइड नहीं होगा, ठीक है। दिक्कत,
पार्थेनोजेनेसिस देखे, एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देख लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पूछेगा तो दो तो लिखना ही लिखना, एक बर्ड और दूसरा मैन, ये दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेज, तो बाद का स्टेज है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जब होगा n+n इक्वल टू 2n और 2n इक्वल टू जायगोट, है ना। तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट के बारे में हम जानते हैं कि जायगोट भास्कुलर लिंक है एक नए क्रिएचर और ऑफस्प्रिंग के बीच में, और यह जब डेवलप करेगा तो नए क्रिएचर का फॉर्मेशन करेगा। जायगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और जायगोट में जब भी डिवीजन का प्रोसेस होगा तो वह कौन सा होगा, माइटोसिस ही होगा, नहीं मियोसिस नहीं, है ना, यही याद रखना, इसलिए बोल दिए कि जायगोट में जब भी, जायगोट से पहले जब तक गैमिट बनता था तभी तक मियोसिस, और जायगोट फॉर्मेशन जब हो गया तो उसमें अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। अगर मियोसिस होगा तो वह फिर तो हैप्लॉइड सेल बनाने लगेगा, तो एक कंप्लीट क्रिएचर नहीं बन पाएगा, इसलिए जायगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, ठीक है ना। जायगोट आगे नए क्रिएचर के को इंश्योर करेगा, जायगोट डेवलप करेगा माइटोटिकली, तो आगे चल करके नया क्रिएचर बनेगा, है ना, और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो जायगोट में अब हमारा हुआ क्या, हाँ हाँ हाँ, फिर से जायगोट, जायगोट हैप्लॉइड कैसे बनाएगा, देखो हम दिखा रहे हैं। पहले हमारा एक मेल था, तो मेल ने प्रोड्यूस किया एक गैमेट जिसके पास क्या था, यन था। एक फीमेल था, उसने प्रोड्यूस किया एक गैमेट, यन था। अब दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या हुआ, 2n बना। तो यह 2n जो है वह हर हालत में क्या है, जायगोट, है ना। अब ये हैप्लॉइड नहीं हो सकता है, जायगोट हैप्लॉइड नहीं होगा, है ना। जायगोट जब भी होगा तो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, बोलो बोलो जो बोलना है बोलो। ठीक है, जायगोट जब भी होगा तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, इसीलिए तो कह दिए। इसमें क्या होगा आगे, अब हर हालत में क्या होना है, माइटोसिस होना है ना। जायगोट में इसके अंदर अब जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और माइटोसिस के बारे में हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है। तो माइटोसिस जब होगा, तो अगर मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो माइटोसिस होगा तो दो सेल का फॉर्मेशन करेगा, और दोनों सेल के अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 46 होगा, है ना। तो यही माइटोसिस का फायदा है, क्रिएचर। हाँ, पेज नंबर 15 कहाँ पर, लाइन नंबर, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड, सेकंड पैराग्राफ, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट depend upon the type of life cycle of the organism. Has an environment it exposed to. An organism belong to fungi and algae. Zygote develop a thick wall resistance to undergo period of rest before then. हाँ, क्या देखना था इसको, जायगोट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो ये स्पेशल केस तुमको दिखा रहा है, जो तुम देख रही ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयड जायगोट, है ना। हर हालत में क्या लिखा है, डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल। अब हाँ, अब यहाँ पर केस नंबर क्या है, यह 11th में था, है ना, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे तो उसी में था पढ़ना, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर में फंगी और एल्गी के बारे में। इसका स्पोर सिर्फ जो है वह वहां पर मियोसिस होता है। जब हम दो तीन स्टेज है, हैप्लॉन्टिक स्टेज, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक स्टेज, एक डिप्लॉन्टिक स्टेज, तीन तरह का लाइफ साइकिल होता है। एक हैप्लॉन्टिक यहाँ दिया हुआ है, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ स्टेज होता है, और एक होता है तुम्हारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो उसमें हम लोगों को हैप्लॉन्टिक स्टेज में हम लोगों को पढ़ना है। बाकी डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक दोनों में जो तुम्हारा है वह जायगोट में आगे माइटोसिस ही होगा। इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ही सिर्फ क्या होगा, मियोसिस का काम होगा। बात समझ में आया। नॉर्मली जब भी हो, जब भी जायगोट में होगा तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। अगर एक्सेप्शन कर दिया एल्गी और फंगी तभी हम लोग इसका चर्चा करेंगे, और नहीं तो जायगोट में इसका चर्चा ही नहीं करेंगे।
क्योंकि पढ़ा दिया गया है पिछला क्लास में, है ना, पढ़े चाहे नए, लेकिन है उसको वहां दिया हुआ है, इसलिए चर्चा कर दिया, नहीं लिखा है कंसल्ट योर क्लास 11th बुक, है ना, देखिए 11th का चर्चा कर दिया है। और वही 8-10 पेज पलटेगी तो तुमको मिल जाएगा इसका पूरा तीनों लाइफ साइकिल मिल जाएगा, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर कहेंगे कभी तो उसको जब टाइम मिलेगा तो उसको भी डिस्कस कर देंगे एक दिन स्टेज को। ये हो गया। अगला है एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, तो जायगोट जब बन जाएगा तो जायगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, जायगोट डिवाइड करेगा, है ना। अब माइटोसिस देखो यहाँ लिखा हुआ आसपास कि आगे जब भी डिवीजन होगा तो सेकंड लाइन एम्ब्रियोजेनेसिस का सेकंड लाइन ये किसके होगा, माइटोसिस से होगा, है ना। जायगोट में डिवीजन जो होगा उससे जब बनेगा क्लस्टर ऑफ सेल जो है वो एम्ब्रियो कहलाएगा, और इस एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन होगा। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जायगोट बन गया, जायगोट में डिवाइजन होगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरह से लगातार डिवीजन होता जाएगा। अब इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। अब इस एम्ब्रियो में लेयरिंग होगा, है ना। इस लेयरिंग को 3 नाम से हम लोग जानेंगे। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा, है ना। पहला लेयर एक्टोडर्म, इतना दूर जो देख रहे हैं यह एक्टोडर्म हो गया। दूसरा मीजोडर्म, बीच वाला जो लेयर है मीजोडर्म, और अंदर वाला लेयर क्या है, इंडोडर्म, है ना। 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा किसमें, एम्ब्रियो में। और यह तीनों लेयर आगे चल करके हमारे डिफरेंट ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेगा। मीजोडर्म बीच वाला जो लेयर तुम्हारा ये वाला है, ये वाला हिस्सा जो है वो तुम्हारा सॉफ्ट ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेगा, लंग्स, हार्ट, ये सब जो है बनाने का काम करेगा। बाहर वाला जो है अपेंडेजेज बनाएगा, हाथ पैर बनाएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, किसमें, जायगोट में लगातार डिवीजन हुआ तो क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल को एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में लेयरिंग हुआ, है ना, जर्म लेयर का फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। और जब जर्म लेयर बन गया तब जा करके वह ऑर्गेन का फॉर्म लेगा, ऑर्गेन बनेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस किसको कहते हैं, तो जो क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ करेगा, उसी को क्या कहेंगे, ओविपेरस। बिल्कुल, आए, बोलो, हाँ, है ना। जो ओविपेरस होगा उसको क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ करेगा। नो, यस, ओविपेरस जब भी करेगा तो हाँ एग ले करेगा, झूठ हम बोलते हैं। और बेबी पेरस क्या करेगा, चाइल्ड बर्थ करेगा। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओविपेरस और विविपेरस। ठीक है, एक वर्ड है ओवियो विविपेरस, जिसमें क्या है कि दोनों कर सकता है, लेकिन यह एक्सेप्शन है, अपवाद है, अंडा भी दे सकता है और चाइल्ड बर्थ भी कर सकता है। उसके बाद बाहर का जो फर्टिलाइज एग ले करते हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह, तो बर्ड्स वगैरह का एग जो हम लोग देखते हैं तो एग्स का पूरा डायग्राम बनाए थे। तो बर्ड्स के डायग्राम में क्या देखे थे कि ये जो एग है, एग का ऊपरी लेयर को क्या कहते थे, सेल कहते थे, है ना। सेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। इसके जस्ट नीचे एक पतला सा लेयर था, उसको एल्ब्यूमिन कहे थे, सॉरी विटालाइन मेम्ब्रेन कहे थे, विटालाइन मेम्ब्रेन। एक कड़ा वाला जो छिलका हम लोग निकाल रहे हैं वह जो हो गया सेल के नाम से जाना जाएगा, है ना, सेल कहेंगे उसको। और इसके नीचे एक पतला झिल्ली जैसा जो लेयर है, मेम्ब्रेन जैसा जो लेयर है, वह क्या कहलाएगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अंदर का उजला वाला हिस्सा वह एल्ब्यूमिन कहलाएगा, है ना। और उसके बाद का हिस्सा ये वाला पीला वाला जो एग का हिस्सा है वह क्या कहलाएगा, योल्क कहलाएगा, है ना। और इसी के अंदर है नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता, एल्ब्यूमिन तो सिर्फ उसको न्यूरिशमेंट देने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद एक फ्रूट का पार्ट को हम लोग देखे हैं। फ्रूट वाला में क्या है, तो फ्रूट वाला में हम लोग देखे हैं कि फ्रूट के ऊपर के लेयर को, है ना, क्या कहते थे, कोई फ्रूट है जैसे मैंगो ही है,
तो मैंगो का ऊपर वाला लेयर क्या कहलाता था? एपी कार्प। ठीक है, एपी कार्प। उसके बाद बीच का हिस्सा जिसको हम लोग खाते थे वह मीजो कार्प, है ना। और अंदर का ये जो उसका सीड है, सीड को इंडो कार्प कहते हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारा का कि किसका हम लोग सीड खाते हैं, किसका क्या खाते हैं। ठीक है वो सब। ये हुआ हमारा पहला चैप्टर। कुछ सुधार क्लास में? आवाज तो लगभग ठीक ही है, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं सामने वाला। हाँ वही कह रहे हैं। हाँ तो तुम्हारा भी नेट कटता, तुम्हारा आवाज भी कट के आता है अनुष्का का। अच्छा इसी वजह से, तो उसी से आवाज भी कटता होगा। ऐसे सबसे बढ़िया वाला हम खोजे हुए हैं, जूम को भी देखे, जूम में भी बहुत कट कट के आवाज। इसमें एक बैक कैमरा को, हाँ ठीक है, बैक कैमरा को यूज करेंगे तो बढ़िया भी लगेगा और सामने दिखेगा भी बोर्ड वाला भी। दोनों चीज यूज करेंगे, जैसा लगेगा देखते रहना। ठीक है आज के क्लास, हाँ रिकॉर्डेड भी रहेगा, ये फायदा है, रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो जब मन कर, हाँ हाँ तो यही सब फायदा है। तो जब मन करे तब पीछे भी पढ़ सकते हैं। और सारा कल का होमवर्क है कि दोनों चैप्टर में कंफ्यूजन और क्वेश्चन खोज के लाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको भी देख। बंद किया जाए क्लास आज के लिए। ठीक है।